11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है कमल नयन और डेट ऑफ बर्थ है जो भी है लोनावाला महाराष्ट्र की कुंडली, वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है। और चंद्रमा इनकी कुंडली में सबसे पहले अगर बता दूं तो इनकी कुंडली के लिए चंद्रमा जो बनते हैं वो बनते हैं कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि के, दक्षिणायन में इनका जन्म कष्टप्रद थोड़ा होता है। शुक्रवार के जन्मे होने के कारण भोग और ऐश्वर्य के पीछे व्यक्ति भागता है, हमेशा चिंता से ग्रसित रहता है। कृष्ण पक्ष के अमावस्या में होने के कारण और जाति तो ब्राह्मण की बनती है। दिशा उत्तर दिशा बड़ा बढ़िया बनेगा। 9 अंक बड़ा अच्छा है। मीन राशि अच्छी साबित होगी, कर्क राशि अच्छी साबित होगी। पर इस कुंडली के लिए चूंकि ये स्थिर प्रकृति का लग्न होता है, वृश्चिक राशि स्थिर प्रकृति की राशि, जल तत्व की राशि स्थिर प्रकृति की राशि है, इस वजह से नवम भाव जो होता है वो नेस्ट हो जाता है या बाधक हो जाता है। और इस कारण से कि यहां पे चूंकि भाग्य के अधिपति कारक होने के बावजूद चंद्रमा बाधक भी बन जाते हैं इस लग्न के लिए, परंतु फिर भी जातक माणिक्य और मोती धारण कर सकता है। लेकिन चूंकि मंगल यहाँ पे जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति होकर के भाग्य भाव में नहीं बैठ करके और नहीं अपनी राशि में बैठे हैं, लाभ भाव में बैठे हैं, सूर्य अपने मित्र के साथ दशम भाव के अधिपति व्यक्ति के नेचर में कार्मिक बनना और भाग्य से युक्त होना, भाग्य का लाभ प्राप्त करना, धार्मिक होना और सुख और शांति और ऐश्वर्य और चीजों को प्राप्त करने की जिज्ञासा रखने वाला और मानसिक अशांति का कारण खुद को बनाने वाला, ये सब बना देते हैं। लग्न के अधिपति मंगल और दशम भाव के अधिपति सूर्य, भाग्य भाव के अधिपति चंद्रमा और 12वें भाव के अधिपति शुक्र, 12वें भाव में बुध बनते हैं लाभ भाव के अधिपति, लग्न के अधिपति, लाभ के अधिपति, भाग्य के अधिपति और दशम के अधिपति। इन चारों ग्रहों का एक साथ बैठना यहां बिल्कुल ही जातक को मजबूती प्रदान करने वाला हो जाएगा। एक बात बताऊं, एक बात बताता हूं, वस्तुतः यही सूर्य और चंद्रमा दशम स्थान में बैठ जाते या लग्न में बैठ जाते तो ये और भी ज्यादा अच्छी बात हो जाती। लेकिन ये चंद्रमा और सूर्य एकादशवें भाव में बैठ करके फिर भी जातक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये अच्छी बात है। वहां मंगल और सूर्य का एक साथ बैठना जातक को भाग्यशाली और भाग्य का लाभ और जीवन में व्यक्ति जो भी प्राप्त करना चाहता है उसको प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करेंगे। मंगल अपनी राशि का नहीं बैठा है, इस वजह से वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए अगर मंगल अपनी राशि में नहीं बैठेंगे तो पापक फल देने वाले हो जाएंगे। मतलब व्यक्ति के स्वभाव में और व्यक्ति के धन में समस्याएं पैदा करने वाला या सेंध लगाने वाला बना देते हैं। इस कारण से व्यक्ति को गाहे बगाहे हमेशा ही व्यर्थ का नुकसान भी होते देखा जाता है। सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं जो क्रमशः भाग्य भाव के अधिपति जहां 4 नंबर लिखा है और सूर्य जहां क्रमशः दशम स्थान जहां आपकी कुंडली में 5 नंबर लिखा है। इन दोनों भावों के अधिपति धर्म कर्माधिपति योग लगाने के साथ साथ कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि में होने के कारण अमावस्या दोष का निर्माण भी कर रहे हैं, जिसका एक बेसिक सा प्रभाव ये रहेगा कि व्यक्ति कई जगहों पर भटकता हुआ सा रहेगा या कई जगहों पर उसको गति ही नहीं मिलेगी। वो हमेशा लगातार ठोकर खाने वाला, भूख से व्याकुल, चिंता से ग्रसित, हमेशा एक जगह पर टिक करके काम न करने वाला और एक बड़ी अद्भुत बात है कि हमेशा ही अतृप्ति का भाव रखने वाला। आपने जो कई जगह नौकरियां छोड़ी हैं ना, इसी कारण से छोड़े। अब अगर कोई ये जातक कहे कि मैं कुंडली को नहीं मानता तो दे दीजिए मेरा नंबर और बोल दीजिए कि ये ग्रंथ पढ़ ले। आखिर ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि लिखने वाले ने ये बात लिखी है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है वो जातक एक जगह पर टिक करके काम नहीं करता है, और इस जातक की कुंडली में यही बात घटित हुई है। ये बैंक में नौकरी करते हैं, ये कार कंपनी में नौकरी करते हैं। इनके सवाल बड़े अद्भुत। एक बड़ी अद्भुत बात है, बताऊं, मेरे निकट आके बैठो, जरा इधर देखो मुझे, इधर। सवाल व्यक्ति ने ये पूछे हैं कि मैं गलत होते कहीं भी नहीं देख सकता था, इस वजह से मैंने बैंक की नौकरी छोड़ दी। इसका मतलब यह लागू होता है कि जरूर ही बैंकिंग सेक्टर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जहां एक तरफ है और बिल्कुल है, व्यक्ति ने नौकरी छोड़ी और व्यक्ति अगर किसी ज्योतिषी के पास आकर के अपने मन की बात कह रहा है, इसका मतलब है कि जरूर अकुला रहा है, जरूर वो परेशान है और कुंठित भी है और दरअसल वो रो भी रहा है। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से ये बात अगर आती है, मेरे पास एक कुंडली आई थी, मैंने इस बात का जिक्र कभी पहले भी किया था। भारत का व्यक्ति
गुजराती व्यक्ति बड़े व्यवसायकों और कार्मिक जो है वो कार्मिक नेचर के होते हैं गुजरात के लोग, और लाभ के लिए बड़े प्रेरित भी होते हैं और बड़ा आदरणीय होते हैं, बड़े आदर भी देते हैं। मेरी बात हर जगह दुनिया भर के लोगों से होती है। कुछ दूर तक आपको इस बात पे थोड़ा विषयांतर करके कुछ हमारे देश की जो कुछ समस्या है उसको बता दूं। उस व्यक्ति की समस्या ये थी कि उसको किसी जालसाजी में जबरदस्ती फंसा दिया जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि फ्रॉड करे। इतना ज्यादा उसे टॉर्चर किया जाता है कि उसको देश छोड़ने की नौबत आ जाती है। उस व्यक्ति से मेरी बात हुई थी रात में 9:30 बजे। विदेश की कुंडली थी। अभी वो व्यक्ति वर्तमान में कनाडा में रहता है, 2 विला का मालिक, 23 मर्सिडीज कार है उसके पास। अगर वो शायद भारत में होता तो ये काम नहीं कर पाता, पर यहां पे उसको इतना ज्यादा परेशान कर दिया गया था। और उसकी कुंडली में मुझे याद है शनि हर जगह नीच के बैठे थे। और उसने रात में जब मुझसे बात पूछी थी तो सिर्फ एक सवाल पूछे थे। उसने कई जगह पे वो कुंडली दिखलाई थी, मैं यहां से बोल रहा हूं, हृदय से, झूठ नहीं बोलता मैं। उसने सिर्फ एक बात मुझसे पूछी थी, पंडित जी मेरी कुंडली में सबसे अच्छा ग्रह कौन सा है। मैंने कहा 2 मिनट के मौन के बाद आपकी कुंडली में सबसे अच्छा ग्रह शनि बनता है। और उसके बाद वो व्यक्ति ये कहता है कि बिल्कुल सही कही बात आपने, आज मैं कनाडा में गैस एंड ऑयल कंपनी का मालिक हूं और मेरे पास 2 विला है विथ पूल, 23 मर्सिडीज कार है मेरे पास। पर पहचान छुपा गया, बताया नहीं। और उसके खुद की कुंडली में हर जगह शनि को खराब फलादेश किया गया था। ये ज्योतिषियों की बात है, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, पर दूसरे नंबर पे बात करता हूं। यहां पे व्यक्ति ये कह रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में फ्रॉड होने के कारण मैंने नौकरी छोड़ दी थी। इसका मतलब जरूर कोई बात है, तो वहां पे भी सुधार की आवश्यकता है। सिर्फ कुंडली से बात नहीं बनेगी, बात यहां भी है। व्यक्ति सवाल पूछा है और नौकरी छोड़ चुका है, आखिर कोई ना कोई परेशानी बैंकिंग सेक्टर में होगी तभी तो ये बात है। तो हमें हमारा ध्यान उधर भी जाना चाहिए। और अगर जो लोग ऐसे हैं तो निस्संदेह उनको अपने कर्मों को सुधार लेने की आवश्यकता भी होनी चाहिए। चलिए यहां पे अब ये बात बंद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति कई जगह पे काम क्यों किया था? क्योंकि उसके अपने भी कुछ कमजोर पक्ष बने थे। और वो कमजोर पक्ष कौन सा था? जन्म कुंडली के भाग्येश का अस्त हो जाना और कमजोर हो जाना। भाग्य का साथ कमजोर मिला, क्योंकि भाग्य का कारक कौन था? गुरु, देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में कहां बैठे थे? राहु से दृष्ट शत्रु की राशि में। तो अब खींचता हूं पेन, इधर आइए। राहु गुरु को देख रहे थे और गुरु शत्रु की राशि में, यहां के अधिपति होकर के 12वें भाव को देख रहे थे। यहां गुरु की राशि बुध की राशि बनी। बुध यहां के अधिपति होकर के इस कुंडली के लिए बड़े अच्छे नहीं होते हैं, खराब होते हैं। इस कुंडली में खराब कौन? इस कुंडली में खराब होंगे शुक्र। दूसरा खराब कौन? बुध। तीसरा खराब कौन? मंगल। चौथा खराब कौन? गुरु भी, थोड़े से मिक्सचर में, मतलब मिला करके वो परिणाम देंगे। तो पहला खराब कौन हुआ? पहला खराब शुक्र, दूसरा खराब बुध, तीसरा खराब मंगल, चौथा खराब कौन होगा? नहीं, गुरु खराब नहीं होंगे, गुरु खराब नहीं होंगे, गुरु ठीक है। तो चौथा खराब कौन? शनि, छूट रहे थे, शनि चौथे खराब। चौथे खराब क्यों हो गए? क्योंकि घूम करके आइए तो इनको तीसरे भाव की राशि बन जा रही है यहां पे, इस वजह से ये ठीक नहीं। यानी कि ये भाव का अधिपति कहीं भी बैठेगा तो परेशान करेगा। तो कहां परेशान करेगा? आपकी कुंडली में वो कहां बैठा है? धन में। तो धन को लाने में वो मशक्कत करवाए। तो ग्रह अपना रोल प्ले कर रहा था, आप कहां थे? विचार करिए। आपने जितने भी निर्णय लिए वो प्रायः गलत भी सिद्ध हो सकते हैं, और भटकने का कारण अब तो कम से कम स्थिर हो जाने की बात है। क्यों? समस्या कहां बनी थी? क्योंकि चंद्रमा कमजोर थे। व्यक्ति को पहचानने में आपसे भूल हुई और आप बैलेंस क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि गौर करिए, सूर्य कन्या राशि में बैठा था और बुध उसके साथ, मंगल के साथ। हर बार हड़बड़ी रही, घबराया रहा व्यक्ति, क्या करूं, मुझसे नहीं होगा, इस तरीके का नेचर वाला। और वो गलती क्यों नहीं कर सकता था? क्यों? क्योंकि ये स्वभाव का भाव है और यहां गुरु बैठे थे, तो वो गलत कैसे करवा लेते? और जल्दबाजी क्यों थी नौकरी छोड़ने की? क्योंकि सूर्य के साथ मंगल बैठे थे। लग्नेश व्यक्तित्व होता है, उसके साथ बुध था, तो चपलता और चंचलता थी। लेकिन बुध आपकी कुंडली में और चंद्रमा, वो व्यक्ति बैलेंस बनाने में मुश्किलें पैदा करता था। वो लोगों को समझ ही नहीं पाया। जो लोग उसके पास मैनिपुलेट करने के लिए आते थे या मैनिपुलेटिव माइंडसेट का व्यक्ति नहीं है, वो एक पक्षीय है, वो सिर्फ एक ही चीज देखता है, सत्य और गलत नहीं। और आप जी रहे थे समाज में,
वस्तुतः आपकी कुंडली का सोशल लाइफ, जन्म कुंडली का शुक्र 12 में बैठा है, तो आपको सामाजिक कहां से बनाएगा? आप तो एकांत, शांत, स्थिर और लोगों के लिए काम करने वाले थे। ऐसा क्यों? क्योंकि व्यक्तित्व के अधिपति के साथ चंद्रमा जो बैठा था, जो भाग्य का अधिपति, और दूसरी वजह यह थी क्योंकि गुरु से चंद्रमा केंद्र में थे। ये और भी अच्छी बात हो जाती कब? जब गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में होने के बावजूद अगर चंद्रमा बड़ा बढ़िया बन जाता, पर वो बड़ा बढ़िया बना नहीं था। क्यों नहीं बना था? क्योंकि वो बेचैन जो था, जन्म के समय पे अंधेरा जो था छाया था। अब उसके बाद और निकट से आकर के समझाता हूं। आपकी कुंडली का जो नेचर है वो इंपल्सिव है, और वो दरअसल जल्दी ही उग्र व्यग्र चिंता या फिर अकुला रहा है। वो हमेशा ही एक जगह पे स्टैंड नहीं करता है। यही समस्या आपकी कुंडली की सबसे बड़ी समस्या है, और इसको ठीक करने के लिए ही मैंने बताया क्या कि इस कुंडली में स्थिर लग्न की कुंडली के होने के बाद यहां पे भाग्य भाव जो होता है वो बाधक बन जाता है, नेष्ट बन जाता है। इसके पश्चात भी आपको चंद्रमा का रत्न पहन लेना चाहिए। या अभी की दशा आपकी कुंडली में, अब एक बात और भी है, आपने ये सारे जो तिकड़म भेड़ाए या फिर सारा जो खेल खेला वो सब कम से कम राहु की दशा का परिणाम भी था। आपकी कुंडली में राहु की दशा भी तो चल रही थी, और आप राहु की दशा में जी भी तो रहे हो। और ये राहु की दशा कब से चली? 2009 से। गौर करिए आपको नौकरी कब मिली? राहु की दशा के आरंभ में। राहु कौन था? सुख भाव में बैठे थे, अपनी राशि के बैठे थे, आते ही आपको रोजगार देते हैं, लेकिन वो टिकने नहीं देते। क्यों? क्योंकि दशम भाव के कारक भी तो गुरु होते हैं, और वहां पे सूर्य की राशि भी तो बनी है। तो व्यक्ति हमेशा ही कार्मिक होता रहा, एक जगह से छोड़ करके दूसरे जगह, दूसरे जगह से छोड़ करके तीसरे जगह। परंतु बेचैनी क्यों? क्योंकि चंद्रमा कमजोर, सूर्य बैलेंस नहीं बना पा रहा था क्योंकि उसके भाव को राहु देख रहे थे। और शनि कमजोर क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में पराक्रम भाव का व्यय कर रहे थे। उसका वो आराम ही व्यक्ति को करता रहा, और व्यक्ति को एक ऐसा नेचर दे देता है कि वो दार्शनिक बना देता है, बड़ा गंभीर बना देता है। क्योंकि द्वितीय भाव में शनि गंभीर बना देते हैं, और व्यक्ति अकुलाहट अंदर है पर बाहर से गंभीर जो दिखाना है, इसमें व्यक्ति कंफ्यूज हो गया, और इस कारण से उसको बदलने की नौबत आ जाती रही। हर बार क्यों बदलना पड़ा? क्योंकि पसंद कोई एक था नहीं। और दूसरी बात, हर बार व्यक्ति के जेहन में धर्म, कर्म, भाग्य, विश्वविख्यात, अलग करना, कुछ नेचर के हिसाब से चलना, प्रकृति के गुणों को अपने अंदर समाहित करना, धर्म का पालन करना, बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, इज्जत और प्रतिष्ठा के पीछे भागना, पद के पीछे ना भागना। और पद मिलेगा तो गर्मी भी दे देगा, लेकिन व्यक्ति को वो चाहिए नहीं था, क्योंकि लग्नेश के साथ सूर्य जैसा नैतिक तत्व का ग्रह जो बैठा था, और गुरु से वो ग्रह केंद्र में हो रहा था। लग्नेश जहां बैठे हैं लाभ भाव में, उससे केंद्र में गुरु बैठे हैं। तो लग्नेश से केंद्र में अगर शुभ ग्रह बैठेगा तो निसंदेह व्यक्ति को शुभता दे देगा। तो क्या लाक्षणिक गुण कैसे मिल जाएंगे? व्यक्ति धर्म का पालन करे, अधर्म और विधर्म का पालन ना करे और ना होने दे। इस वजह से व्यक्ति को क्रोध आ जाता है, क्योंकि वो बैलेंस उस समय बना नहीं पाता है, क्योंकि चंद्रमा खराब है, डमाडोल। धन एक तरफ से आए, रुके नहीं, दूसरे दरवाजे से निकल जाए। इस वजह से धन की आवश्यकता हमेशा बनी रही। धन की आवश्यकता क्यों बनी रही और वो कम क्यों आता रहा? क्योंकि द्वितीय भाव में शनि बैठे थे, शत्रु की राशि में। अलग बात है कि आपको पैतृक संपत्ति मिलती रही, पिता का लाभ, बड़े पिता का लाभ, बड़े भाई का लाभ, बड़े लोगों का लाभ मिलता रहा। आशीर्वाद था भगवान का, क्योंकि गुरु देख रहे थे तो धन देते रहे। अरे भाई, भाव का अधिपति है, वो देखेगा तो लाभ तो देगा ही, पर उसको मेंटेन नहीं कर पाया क्योंकि शत्रु की राशि में अष्टम में। तो पेट की परेशानी हमेशा राहु की दशा तक रहे, अब धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगी चीजें। लेकिन इस कुंडली में रोग वगैरह की स्थिति कुछ भी नहीं है, क्योंकि चतुर्थ भाव से और रोग भाव से किसी भी प्रकार से किसी खराब ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। मैंने एक कार्यक्रम करके भी थोड़े दिन पहले बात बताई थी कि अगर जन्म कुंडली के छठे भाव के अधिपति दसम भाव के अधिपति के साथ 12वें, 8वें, छठे या फिर 10वें भाव में बैठे हो तो व्यक्ति को पेट का गंभीर रोग दे देते हैं। पर गौर करिए, यहां वो 12वें नहीं है, ना ही छठे हैं, ना 8वें हैं, ना ही 10वें हैं, एकादशवें में बैठे हैं। तो ऐसे पेट की समस्या उस भाव के निकट होने के कारण थोड़ी सी बनती है, लेकिन ऐसी कोई विशेष परेशानी वाली बात नहीं है। इस कुंडली में युतियां जो बनी है वो बहुत अच्छी बनी है। गुरु ने शुक्र को देखा है। ये शुक्र कौन? 12वें का अधिपति, जो व्यक्ति को शौकीन, मौज मस्ती करने वाला, अपने लेवल पे बड़े ही आराम से जीवन जीने वाला, अपने अंडर में लोगों को, जहां भी व्यक्ति ने काम करा है अपने अंडर में लोगों को खटाया ही है, खुद मालिक ही रहा है। ऑर्डर इसने कभी किसी का पालन ना किया, या फिर करने की नौबत ना आई, या करना चाहा नहीं। तीनों ही चीजें बनती हैं, तीनों ही चीजें बन जाएंगी। दूसरी बात, इस कुंडली में धन थोड़ा कम,
क्यों? क्योंकि पराक्रम और सुख के अधिपति, माता से लाभ हमेशा मिलेगा, माता से लाभ हमेशा मिलेगा। पिता भाव के अधिपति लाभ देंगे। सूर्य बुध व्यक्ति को पढ़ाने का क्षेत्र खोलते हैं और चंद्रमा वहां बैठ करके उसमें शांति और स्थायित्व का वर प्रदान कर देते हैं, क्योंकि वो वर भाव के अधिपति, ये वहां से यहाँ यहाँ वर मिलता है, यहाँ से यहाँ के अधिपति भाग्य भाव में, लाभ में बैठे हैं, तो भाग्येश का लाभ में जाना व्यक्ति को महाभाग्यशाली बना देता है, महाधनी योग बना देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि धन भाव के अधिपति दशम भाव के अधिपति के साथ लक्ष्मी योग जो पैदा कर रहे हैं। चंद्रमा शुक्र के निकट बैठे हैं, इसका लाभ बड़ा अविच्छिन्न होता है और व्यक्ति को सब कुछ दे ही देते हैं। पर एक बात और भी है, क्या है? 12वें का अधिपति 12वें में बैठा है, व्यक्ति का संपूर्ण हमेशा अच्छा होगा, गारंटी देता हूं। पर ये राहु की दशा बीत जाने दीजिए, इसके बाद गुरु आएंगे तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा। और अभी जो भटकाव है इसको शांत करने के लिए लाजवर्त की आवश्यकता भी पड़ेगी। हालांकि राहु आपकी कुंडली के लिए बड़े अच्छे हैं और दरअसल उसने आपको जिलाया भी है और आप उस पर आक्षेप नहीं कर सकते कि वो खराब था, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे थे जो लग्नेश का नक्षत्र होता है, और वो लग्नेश लाभ में बैठ करके पंचम को देख रहे थे। लग्न का अधिपति लाभ में बैठ करके धन पे दृष्टि डाल रहा है। शनि और मंगल का दृष्टि संबंध बनना, शनि की 10वीं दृष्टि सूर्य पे भी है पर वो कमजोर नहीं है क्योंकि सुखेश भी होते हैं, लेकिन तृतीय भाव के अधिपति इस वजह से व्यक्ति को पराक्रमी भी बनाते हैं। एक जगह व्यक्ति बैठेगा नहीं, हमेशा मेहनत करना चाहेगा और हमेशा काम ढूंढता रहेगा और हमेशा अतृप्त भी बना रहेगा। हमेशा उसको आप चाहे कुछ भी दे दो, मिलेगा उसको सब कुछ, पर फिर भी वो अतृप्त रहे, चिंता से ग्रसित रहे, मन में मशोष करके रहता रहे, कुछ कुछ अनुकूल प्रतिकूल उसके संबंध हमेशा बनते रहें। कठोर बोल दे, वाणी कठोर हो जाए, गंभीर बोल दे, सामने वाले उत्तर जानने को तैयार होते हैं पर इसके दिमाग में उत्तर बनती ही नहीं है। ये चुप साइलेंट मोड में रहता है, मोबाइल वाइब्रेट भी नहीं करता है इसका। कुंडली के प्रकृति को ही समझना बड़ी बात होती है। आप लोगों की नेचर क्या है? आप लोग ये करते हैं कि चलो कुंडली दिखा लिया, सवाल पढ़ लिया, सवाल दे दिया और उत्तर मिल गया। पंडित जी घर कब होगा, पंडित जी बंगला कब होगा, ऐसा नहीं है। खाली ये ही नहीं है, और ग्रह खाली धन ही नहीं देते हैं, वो आपको मानसिक सुख भी तो देते हैं, आपको संताप से मुक्त भी तो करते हैं, आपको पुष्प की माला भी तो अर्पित करवाते हैं और करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सूर्य को अर्घ देना जरूरी बनता है, लाजवर्त धारण करना जरूरी बनता है, अपनी पत्नी से मंगला गौरी का व्रत करने को कहिए, सुंदरकांड का पाठ इस कुंडली में बनता है। चंद्रमा जन्म कुंडली में जाकर के बैठे हैं कन्या राशि में, वैसे इस राशि पे ढैया और 7.5 नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली में वो सुख भाव के अधिपति होकर के शनि तृतीय भाव का संबंध बना रहे हैं, तृतीय एकादशवें का। तो इससे कम से कम आप अगर बजरंगबली की पूजा करेंगे तो माता की आयु वृद्धि होती रहेगी, माता से संबंध अच्छा होता रहेगा, कुटुंबजनों का लाभ मिलता रहेगा, घर परिवार में कलह का वातावरण नहीं मचेगा। और अगर जो कलह मचा हुआ है तो वो राहु के कारण है। राहु की दृष्टि शुक्र पे है, व्यक्ति वीर्य हंता भी होता है, तो वीर्य का रक्षण भी करना होगा। वीर्य का मतलब सिर्फ वीर्य ही नहीं होता है, वीर्य का मतलब हमारे इंद्रियों का शमन भी हमें करना होता है और उनका दमन भी करना होता है और उनको जागृति भी उनमें पैदा करनी होती है। इसका मतलब है कि शुक्र जो वैभव का मालिक है, खर्च का मालिक है, उसके ऊपर राहु की जब दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति को खर्चीला स्वभावतः बना देगी और व्यक्ति को बड़ा गर्वीला भी बना देगी। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य और मंगल जैसे दो गर्म ग्रह एक साथ बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं, तो प्रेम में गर्मी आ जाए। और चंद्रमा यहां पे देखेंगे तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो तो खुद ही अंधेरे में भटक रहा है। बुद्ध देख करके व्यक्ति को बुद्धिमान व्यक्ति पढ़ाने का काम करे, किसी को कुछ कन्विंस करने का काम करे, कोई नया रास्ता दे, कंसल्टेंसी का काम कर सकता है, किसी को कुछ बताना हो, किसी को नए रास्ते दिखाने हो, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए। पर मैं मोटिवेशनल स्पीकर को अच्छा नहीं मानता। किसी को मोटिवेट करने की आवश्यकता ना तो पढ़नी चाहिए और ना ऐसी कोई आवश्यकता किसी को पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप खुद के मोटिवेटर बन जाओ। बड़ी बड़ी तख्तियां लिखते हैं लोग ऐसे। ये हमारे समाज को क्या हो गया है? हम दरअसल दूसरों की कहानियां सुन करके, दूसरों के प्रभावों को पढ़ करके तब जाकर के अपने अंदर आग उबालते हैं और तब जाकर के कुछ नया करते हैं। अरे भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर पढ़ना ही है तो तुलसीदास को पढ़ लीजिए, आपको अगर पढ़ना ही है तो वेद व्यास को पढ़ लीजिए, आपको अगर पढ़ना ही है तो चाणक्य को पढ़ लीजिए। ये नए नए राइटर कहां से ना, इनके पास वो ज्ञान कम है। वो दरअसल तुलसीदास को पढ़ करके तब जाकर के नया रामायण लिखते हैं, ये दरअसल वेद व्यास को पढ़ करके तब जाकर के नया गीता लिखते हैं,
ये दरअसल नया वो पुराने ग्रंथ को पढ़ करके और आपको अपनी किताब बेच रहे हैं ये लोग, और आप बेवकूफ बन बैठे हो। एक छोटी सी पुस्तिका को पढ़ लिया तो सोच रहे हो कि मैंने रामायण पढ़ डाली। नहीं, समझो बात को। होल यहां है, होल यहां है, और आप किसी और को भरने चले हो ना। कमजोरी यहां है, आपको भगवत गीता ही पढ़नी होगी। नए पुस्तकों में वो बात नहीं है, वो तो बस लपेट रहे हैं। पब्लिकेशन वाले अपना काम करना चाहते हैं और पता नहीं कौन सा अपना काम खेल खिलाना चाहते हैं। पर वस्तुतः जो बात तुलसीदास के रामायण में है, जो बात वेदव्यास के भागवत कथा में है, वो बात अन्य में कहां है? नहीं है। बुरा लग गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर आइए, अब ये तो बात रही नवांश की। दशमांश लग्न की बात रही। नवांश कुंडली में लग्न के अधिपति बुध बनते हैं, वो जाकर के छठे भाव में बैठे हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे ये कहेंगे पंडित जी अब गर्म हो गए। स्वभावतया कई बार जब चीजें बुरी देखता हूं होते हुए तो बड़ा बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, पीस करके रह जाता है मन। क्या करूं? यहां बुध, चंद्रमा और गुरु बैठे। बुध जो है वो जन्म कुंडली के लग्नेश। रोगी कई बार हो जाता है व्यक्ति, लेकिन यहाँ पे पत्नी के बारे में ज्यादा कहूंगा। चंद्रमा के साथ बैठने पे व्यक्ति की पत्नी धार्मिक मिलती है। गुरु के साथ बैठने के कारण व्यक्ति को अर्थ का नुकसान कभी भी नहीं होता है और अर्थ हमेशा बना रहता है। यहाँ मंगल और सूर्य बैठे हैं। व्यक्ति की पत्नी खोजी प्रवृत्ति की और दिमाग देने वाली होती है। आत्मबल अच्छा होता है और धन की समस्या यहाँ भी नहीं है। यहाँ पे शुक्र का स्वग्रही होना, धार्मिक पत्नी, एक अलग तरीके का दृष्टिकोण रखने वाली और श्रेष्ठ पत्नी का वर मिलता है। पर केंद्र खाली है, इस वजह से दाम्पत्य कमजोर सा हो जाता है। इस वजह से मन मुताबिक या कई बार उसे संभालने की आवश्यकता भी होगी, या कई बार विवाह विलंब से होता है, या कई बार संतति देर से होती है। ये संभवतया चीजें हो सकती हैं। पर वस्तुतः सूर्य जन्म कुंडली में यहाँ नीचा विलासी हो रहे हैं। चंद्रमा अमावस्या दोष से, यहाँ सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में उच्चके हो जा रहे हैं। इस वजह से सूर्य का प्रभाव ठीक होगा, व्यक्ति की खोजी प्रवृत्ति को बल मिलेगा और व्यक्ति कई प्रकार के शिक्षाओं के पीछे और किसी भी खास विषय में विशेष जानकारी को प्राप्त करने वाला या रखने वाला होता है। क्लियर है? मंगल बढ़िया बैठे हैं। चंद्रमा यहाँ पे जन्म कुंडली में बैठ रहे हैं, कहां? छठे भाव में। तो कई बार कष्ट होता है, वात जनित और पीत जनित समस्याएं बढ़ जाती हैं। आपकी कुंडली में दशमांश सूर्य और मंगल, आप शिक्षक बन जाइए। जन्म कुंडली में चंद्रमा और बुध, आप शिक्षक बन जाइए। आपकी कुंडली में शुक्र और बुध, आप शिक्षक बन जाइए। आपकी कुंडली में गुरु ने पंचम सप्तम को देखा है, आप शिक्षक बन सकते हैं। आपकी कुंडली में गुरु ने भाग्य को देखा है, शिक्षक बन सकते हैं। बुध और चंद्रमा, बुध शुक्र, ये शिक्षक बनाने के गुण। सूर्य और मंगल, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। आप कंस्ट्रक्शन, लकड़ी और प्लाईवुड का काम या फिर रासायनिक चीजों का कारोबार भी कर सकते हैं, पर ये बाद में। अभी आपकी कुंडली में राहु की दशा, ये टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ हो सकता है, और उसके बाद गुरु की दशा आने ही वाली है 2027 में। पर आप तब तक इस जीवन में इधर आप रेश करिए, अभी मेहनत करिए, और यही दशा अंतिम में आपको दे के जाएगी, गारंटी देता हूं। डिग्री की बात अगर करूं तो आपकी कुंडली के आधार पर सूर्य युवा, चंद्रमा मृतप्राय, मंगल जिस डिग्री पे है उसके आधार पर युवा होंगे। बुध जो है वो जिस डिग्री पे है 3 डिग्री के पे मृतप्राय। इस वजह से ही व्यक्ति भटकाव में रहा या डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कमजोर रही। युवा अवस्था के होंगे आपकी कुंडली में गुरु, इस वजह से गुरु की दशा अच्छी जाएगी। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में मृतप्राय, इस वजह से देर से विवाह, वीर्य का नुकसान, पौरुषत्व का लक्षण कमजोर या पौरुषत्व के प्रभाव कमजोर, या व्यक्ति स्त्रियोचित ज्यादा हो जाता है। शुक्र के बाद शनि युवावस्था के होंगे, क्योंकि उनकी डिग्री जो है वो जन्म कुंडली में बनी हुई है 13, और राहु और केतु बाल अवस्था के होंगे। राहु और केतु बाल अवस्था के और आपकी कुंडली के लिए वो केंद्र में बैठे हैं और धनिष्ठा नक्षत्र के बैठे हैं। मंगल जो है वो केंद्र का अधिपति है। राहु और मंगल का कोई विशेष संबंध नहीं बन रहा है। मंगल हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, व्यक्ति को अच्छे स्वभाव का बना देते हैं, इमोशनल बना रहे हैं। सूर्य हस्त नक्षत्र के, चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी के बैठे हैं, और इस आधार पर वो व्यक्ति में बल, साहस, पराक्रम और ढाढ़स देने वाला बना रहे हैं, व्यक्ति को कभी भी हारने वाला नहीं बनाते हैं। कुछ सामाजिक संदेश भी मैंने ज्यादा दे दिए हैं कार्यक्रम में, पर संभाल लेना आप। बुध जो है वो उत्तरा फाल्गुनी के, ऐसी स्थिति बड़ी अच्छी बनती है। पर एक बात और है, क्या है? इधर आइए। जन्म कुंडली में आप जब यहाँ पे कार्मिक सुख को देखते हैं तो यहाँ का अधिपति व्यय में गया है। इस वजह से व्यक्ति को कई बार जितना भी काम करेगा उसको सुख नहीं मिलता है, या कभी भी मानसिक शांति मिलती ही नहीं है काम करने के बावजूद, या कभी भी। तो यानी कि कुंडली की कमजोरी है ये आपके नेचर में ना बस जाए,
इससे आपको मुक्त होना पड़ेगा और एक जगह पे कंसंट्रेशन बना करके ही काम करना होगा, क्योंकि बुध और चंद्रमा जब एक साथ आ जाते हैं तो आपकी कुंडली के लिए बुध अष्टम भाव का अधिपति है भाई मेरे, और चंद्रमा को वो परेशान कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको किसी एक स्टेटस में मेंटेन करने ही नहीं दे रहा है, एक स्टेशन को फुलफिल नहीं करने देने के कारण वो कई जगह पे आपको भटका रहा है, और परेशान आप खुद को कर रहे हो और ज्योतिषी का दिमाग खा रहे हो, और पता नहीं कितने ज्योतिषियों को खा चुके होंगे। पर वस्तुतः पैसे तो मैंने भी लिए थे, सामने वाले ने भी लिए थे, जेबें उसकी भरी हैं, खाली आप हुए हो। रखूं? तब तक ले इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। ये कार्यक्रम थोड़ा फैला देना, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।